Hello and welcome to English Learners channel. In today's video, we will study about P.B. Shelley, Percy Bysshe Shelley. उनका जन्म 4 अगस्त 1792 को हुआ था, 4th of August 1792, और उनकी डेथ 8th of July 1822 को हुई थी. 30 इयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई थी बाय ड्राउनिंग. एंड ही वॉज वन ऑफ द मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोइट. जो रोमांटिक एज है, जैसे कि हमें पता है, वो 1798 से स्टार्ट होकर 1832 पे एंड होती है. तो जो पीबी शैले थे वो रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे. लेटर रोमांटिक पोइट उन्हें कहा जाता था, अलॉन्ग विद किट्स एंड लॉर्ड बैरो. And he was also called a perfect singing god by A.C. Swinburne. A.C. Swinburne ने उन्हें a perfect singing god कहा था. And if we talk about his parents, his father was Timothy Shelley, जो कि MP थे, MP for Horsham. And his mother's name was Elizabeth Pilfoy, and she was Sussex landowner. पीबी शैले एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे. और इफ वी टॉक अबाउट हिज मैरिजेस, उनकी जो फर्स्ट मैरिज थी वो हुई थी हैरियट वेस्टब्रुक से 1811 में, और 1816 में उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली थी. इसके बाद उन्होंने मैरी गॉडविन से मैरिज की थी. मैरी गॉडविन जो थी वो विलियम गॉडविन की डॉटर थी. विलियम गॉडविन एक बहुत ही फेमस राइटर थे. उन्होंने एक बुक लिखी थी पॉलिटिकल जस्टिस, और पीबी शैले विलियम गॉडविन की राइटिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे. एंड उन्होंने मैरी गॉडविन से मैरिज की थी 1816 में, after the death of his first wife Harriet Westbrook. If we talk about the education of P.B. Shelley, तो उन्होंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो प्राप्त की थी घर पर ही. He got his early education at home only, and there he was tutored by Reverend Evan Edward. एवन एडवर्ड ने उनको पढ़ाया था. एंड इफ वी टॉक अबाउट फर्दर अबाउट हिज एजुकेशन, इसमें ईटन कॉलेज का रेफरेंस आता है कि ईटन कॉलेज में उनको मैड शैले के नाम से जाना जाता था. मैड शैले उनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनका जो टेम्परमेंट था, उनका जो टेम्पर था, वो बहुत ही ज़्यादा फियरी टाइप ऑफ टेम्पर था. ही हैड फेरी टेम्पर एंड अनकन्वेंशनल आइडियोलॉजीज. तो जो उनकी अनकन्वेंशनल आइडियोलॉजीज थी, उनका जो गुस्सैल नेचर था, उसकी वजह से उन्हें मैड शैले के नाम से जाना जाता था ईटन कॉलेज में. और उसके बाद वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, वहाँ से भी उनको एक्सपेल कर दिया गया. 1811 में उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल किया था क्योंकि उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था बाय द नेम ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म. ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म नाम से उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था, जिसकी वजह से उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया था उनके व्यूज़ के रिगार्डिंग, क्योंकि उन्होंने धर्म के ऊपर कुछ ऐसे व्यूज़ दिए थे जिसकी वजह से उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया था. एंड फर्दर इफ़ वी टॉक अबाउट हिज वर्क्स, सो his most important work includes Queen Mab, Alastor or the Spirit of Solitude. These two poems are considered to be his longer poems. And further, he has also written The Revolt of Islam, Rosalind Helen, Julian and Madallo, The Mask of Anarchy. The Mask of Anarchy is a satire. And after that, he has also written Peter Bell, The Sensitive Plant, The Witch of Atlas. The Witch of Atlas is a narrative poem of mystery and suspense. And he has also written Adonis. Adonis जो है वो एक एलेजी है जो उन्होंने किड्स की डेथ पर लिखी थी. और
ये बहुत ही ज़्यादा फेमस एक एलर्जी है। एंड इन हिज एलर्जी एडोनिस ही हैज़ रिटन वेरी फेमस लाइन्स, बहुत ही फेमस लाइन्स उन्होंने एडोनिस में लिखी थी। उनमें से कुछ आपके लिए पढ़ देती हूँ। वो ये है कि आई हैव डिप्ड माई पैन इन कंज्यूमिंग फायर फॉर हिज डिस्ट्रॉयर्स। ये किड्स के लिए लिखते हैं कि जो किड्स के डिस्ट्रॉयर्स मतलब जो उनके क्रिटिक्स हैं उनके बारे में शैले ने लिखा है कि आई हैव डिप्ड माई पैन इन कंज्यूमिंग फायर फॉर हिज डिस्ट्रॉयर्स। इन्होंने एडिटर्स ऑफ क्वार्टरली रिव्यू और ब्लैकवुड मैगजीन के जो एडिटर्स हैं उनके लिए ये लाइन लिखी थी, क्योंकि ब्लैकवुड मैगजीन और क्वार्टरली रिव्यू के जो एडिटर्स थे उन्होंने किड्स को जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। उनके वर्क्स के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे। इवन ब्लैकवुड जो मैगजीन थी उसके एडिटर जो थे वो किड्स शैले और ले हंट के बारे में कहते थे कि दे बिलोंग टू कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री। एक बहुत ही ज़्यादा फेमस टर्म उन्होंने यूज़ की थी, कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री। ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री। तो किसके लिए यूज़ किया था ब्लैकवुड मैगजीन के एडिटर ने? इट वॉज यूज्ड फॉर किड्स शैले एंड ले हंट। एंड इन दिस एलर्जी ऑल्सो ही हैज़ रिटन कि life is like a dome of many colored glass, stains the white radiance of eternity until death tramples it to a fragment die. ये भी उन्होंने एडोनिस में किड्स के लिए लिखा था। If we see his famous poems, तो उसमें आ जाती है क्वीन मैब, जो कि उन्होंने 1813 में लिखी थी। तो ये क्वीन मैब जो है ये शैले की पहली मेजर पोएम थी, जबकि बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मेजर वर्क। सो हाउएवर हिज थॉट्स इन दिस वर्क आर कंसिडर्ड टू बी एन इमेच्योर वन। इसमें उनके जो थॉट्स थे और उनका लिखने का तरीका था उसको एक इमेच्योर कहा गया है, क्योंकि उनमें उनका पहले शुरुआती समय का ये जो वर्क था इसमें इतनी मेच्योरिटी नहीं थी। स्टिल इट इज़ कंसिडर्ड वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर हिज करियर, क्योंकि इसमें उन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज़ किया है और इरेगुलर अनराइम्ड मीटर का यूज़ किया है। और ये जो वर्क है इसमें उन्होंने अपने डिसबिलीफ इन गॉड के बारे में बताया है। इस पोएम में क्वीन मैब एक फेरी होती है जो कि एक डेड मैडन है, इयांथे नाम की एक डेड गर्ल, उसकी जो स्पिरिट है, उसकी जो आत्मा है, उसके बारे में बताया गया है कि वो इयांथे की स्पिरिट को ले जाकर उनको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सब कुछ बताती है, उनको दिखाती है कि पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होगा। तो इयांथे जो नाम लिया इस पोएम में यूज़ किया गया है, इयांथे नाम था शैले की डॉटर का जो कि मर चुकी थी। तो उन्होंने अपनी डॉटर का नाम यूज़ किया है इस पोएम में। और क्वीन मैब एक फेरी जो कि इयांथे की स्पिरिट को दिखाती है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में, और वो उनको सारी चीज़ें रिवील करती है और फिर उनको ये बताती है कि इट्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू डाउन, और जो वर्ड है दैट वुड बी फ्री एंड हैप्पी वन, कि इन फ्यूचर अभी अगर सब कुछ ठीक नहीं भी है तो इन फ्यूचर इट विल बी फ्री एंड हैप्पी वन। सो ये था क्वीन मैब। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अलास्टर के बारे में। अलास्टर जो है उसका सबटाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, द वर्क ब्यूटिफुली प्रेजेंट द थॉट ऑफ पोइट हु वाज इन सर्च ऑफ आइडल ब्यूटी। पोइट जो कि एक आइडल ब्यूटी की तलाश में ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, ये पोएम उनकी ट्रैवल की स्टोरी को डिपिक्ट करती है। और इसमें वो जो पोइट है ही वॉन्ट्स टू अनफोल्ड द स्ट्रेंज ट्रूथ ऑफ लाइफ,
वो लाइफ की सच्चाई को जानना चाहते हैं, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते रहते हैं। और उनकी ट्रैवलिंग जो होती है वो स्टार्ट होती है कोकैकस माउंटेन, पर्शिया, अरेबिया से। और एट लास्ट जब वो कश्मीर पहुंचते हैं, देयर ही गेट्स अ ग्लिम्प्स ऑफ दिस ब्यूटी। जिस ब्यूटी की वो तलाश में थे वहाँ पे उनको थोड़ी सी ग्लिम्प्स उसकी दिखाई देती है, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही समय के लिए होती है, उसके बाद ये डिसअपियर हो जाती है। लेकिन वो फिर भी नहीं थकते, इन चीज़ों से वो फिर भी नहीं थकते और वो ट्रैवल करते रहते हैं। लेकिन उनको फुल स्टॉप लगाना पड़ता है अपनी जर्नी पर क्योंकि इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट डेथ दैट एंड्स हिज जर्नी, विच वॉज एन एंथुजियास्टिक वन बट इट्स एंड वॉज अ ट्रैजिक वन। इस पोएम का जो एंड होता है वो ट्रैजिक होता है, क्योंकि उनकी जो जर्नी होती है वो स्टॉप होती है। किससे? उनकी जर्नी स्टॉप हो जाती है बिकॉज ही डाइज। His next poem is The Revolt of Islam. The Revolt of Islam was published in the year 1818 and its original title was Lone and Cynthia. और ये पोएम उन्होंने डेडिकेट की है अपनी वाइफ मैरी शैली को। मैरी शैली भी एक ऑथर थी, एक राइटर थी, जिन्होंने एक बहुत ही फेमस नॉवल लिखी है फ्रैंकेनस्टीन नाम से। और ये जो द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम है ये लिखा गया है 12 कैंटोज में, और मेन कैरेक्टर है लोन और सिंथिया, जो रेवोल्यूशनरी है। और उस समय के रूलर्स को दिखाया गया है कि वो बहुत टायरेंट थे, बहुत अत्याचारी थे, जिनके खिलाफ उन्होंने रेवोल्यूशन किया था। और वो जो रूलर्स थे वो बहुत अत्याचार करते थे द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम पे। तो इस पोएम में जो रूलर्स को डिपिक्ट किया गया है दे बिलोंग टू द स्टेट ऑफ आर्गोलिस। और ये आर्गोलिस जो है ये एक जगह है सुल्तान ऑफ ऑटोमन एम्पायर के बारे में इनको बताया गया है। दे सक्सीड इन द रेवोल्यूशन विच वॉज ऑफ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। जो ये लोन और सिंथिया है ये अपने रेवोल्यूशन में कामयाब होते हैं लेकिन कुछ समय के लिए। उसके बाद रूलर्स पूरी फोर्स के साथ अपने बैक आते हैं और इन पर अटैक करते हैं, और पोएम का एंड होता है जो बहुत दुखद होता है, बिकॉज लोन एंड सिंथिया वर बर्न्ड अलाइव। नेक्स्ट इज टू अ स्काईलार्क। टू अ स्काईलार्क, इस पोएम की जो शुरुआत होती है वो होती है Hail to thee, blessed spirit, burn thou never word that from heaven or near it, purest thy full heart in profuse tense of unpremeditated art. So ये जो पोएम है इसकी इम्पॉर्टेंट लाइन्स मैंने इसलिए मेंशन की है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ब्लिथ स्पिरिट जो इसमें दिखाई गया है, ब्लिथ स्पिरिट का मतलब होता है चीयरफुल और केयरलेस स्पिरिट। तो ये नोएल कॉवर्ड ने अपनी टाइटल, नोएल कॉवर्ड एक 20th सेंचुरी नॉवलिस्ट है, उन्होंने अपनी नॉवल के लिए यहाँ से टाइटल, इसी पोएम से टाइटल लिया है। ब्लिथ स्पिरिट नाम से उन्होंने एक नॉवल लिखी है जिसका टाइटल उन्होंने लिया है टू अ स्काईलार्क, शैली की पोएम से। और ये इस पोएम में शैली जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस उठाते हैं, और टू अ स्काईलार्क पोएम एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम है। इसको ग्लोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, अलॉन्ग विथ द ओड टू अ नाइटिंगेल ऑफ जॉन किट्स। और इसमें उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए हैं कि किस तरह से एक स्काईलार्क जो है वो हमेशा चीयरफुल रहती है, हमेशा गाती रहती है। उसको ऐसा नहीं है कि उसको पेन नहीं होती, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बट फिर भी वो उनको सबको अच्छे से फेस करके हमेशा चीयरफुल रहती है। तो इसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे से डिपिक्ट किया है, और उन्होंने कुछ लाइंस लिखी हैं विच वर वेरी इंपॉर्टेंट और विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिटरेरी स्टूडेंट्स, लाइक आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल्स ऑफ सैडेस्ट थॉट्स। कि हमारे जो स्वीटेस्ट सॉन्ग वही होता है जो हमारे बुरे समय के बारे में भी बताता है, जिसको हम बुरे समय में भी गा सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि
एक अच्छा राइटर वही है जो, और एक कामयाब इंसान वही है जो अपने दुख में भी, अपने सैडेस्ट टाइम को भी इंजॉय करता है, उसको भी गा सकता है, मीन्स उसमें भी वो स्थिर रहता है, उसमें भी वो उसको टैकल करने की उसमें एबिलिटी होती है। और तो ये था टू अ स्काईलार्क। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इनकी ओड टू द वेस्ट विंग और ओड टू द वेस्ट विंड। ये 5 कैंटोज में उन्होंने लिखी है, 14 लाइन्स इन ईच। और फर्स्ट 3 कैंटोज जो है वो पावर ऑफ वेस्ट विंड को बताते हैं, और लास्ट 2 रिलेशन ऑफ वेस्ट विंग टू द मैन। इसकी राइम स्कीम है टैट्जा राइमा, ABA, BCB, CDC, DED, EE। ये इसकी राइम स्कीम है। और ये पोएम उन्होंने लिखी थी द ईयर 1819 में। अब इनकी कुछ अगर कोटेशंस को देखते हैं तो इन्होंने ओ टू वेस्ट विंड में लिखा था, ओ विंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। विंटर को अगर हम दुखों से सिग्निफाई करते हैं तो स्प्रिंग को उन्होंने खुशियाँ बताया है कि इफ़ विंटर कम्स, कि अगर दुख आते हैं, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो क्या खुशियाँ नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा दुख ही दुख होंगे इंसान की ज़िंदगी में, अगर दुख है तो उसके बाद सुख भी आते हैं। तो इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। नेक्स्ट इन ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थॉर्न ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। ये भी लाइंस जो है उन्होंने ओ टू द वेस्ट विंड में लिखी हैं। और पोइट्री के बारे में वो लिखते हैं कि पोइट्स आर द एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। ये वो अपनी राय देते हैं पोइट्स के बारे में। नेक्स्ट इज आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल्स ऑफ सैडेस्ट थॉट्स। ये उन्होंने टू अ स्काईलार्क में लिखा था। और उन्होंने एक पोएम लिखी थी लव्स फिलॉसफी पे 1819 में, जिसमें उन्होंने लिखा नथिंग इन द वर्ल्ड इज सिंगल, ऑल थिंग्स बाय अ लॉ डिवाइन, इन वन अनदर्स बीइंग मिंगल, व्हाई नॉट आई विद थाइन। तो ये थी उनकी कुछ कोटेशंस। नेक्स्ट इफ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड, तो बैरो ने शैले के बारे में लिखा है। जब शैले की डेथ का पता उन्हें चला था तो उन्होंने उनके बारे में लाइन्स लिखी थी, द मोस्ट जेंटल, द मोस्ट एमिएबल एंड द लीस्ट वर्ल्डली माइंडेड पर्सन आई हैव एवर मेट। ये बैरो शैले के बारे में कहते हैं। और मैथ्यू आर्नोल्ड भी उनके बहुत बड़े क्रिटिक्स में आते हैं। तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया था शैले को। तो उन्होंने शैले के बारे में लिखा था, एन ineffectual angel beating in the void his luminous wings in vain। ये लाइंस मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी थी शैले के लिए। अगर उनके क्रिटिकल प्रोज वर्क की बात करें तो उसमें आ जाता है अ डिफेंस ऑफ पोएट्री, जो उन्होंने 1821 में लिखी थी। और ये रिजॉइंडर था थॉमस पीकॉक की द 4 एजेस ऑफ पोएट्री के बारे में। थॉमस पीकॉक ने 4 एजेस ऑफ पोएट्री लिखी थी, जिसमें उन्होंने पोएट्री के बारे में कुछ अच्छी बातें नहीं लिखी थी। तो उसके जवाब में पीबी शैले ने डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखा था। और ये इंस्पायर हुए थे वो सर फिलिप सिडनी की एन अपॉलॉजी फॉर पोएट्री से। जब स्टीफन गॉसन नाम के एक राइटर ने अटैक किया था पोएट्री पे, तब सर फिलिप सिडनी ने एन अपॉलॉजी फॉर पोएट्री लिखी थी। और उसी तरह से कुछ उसी सेंस में शैले ने भी अ डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखी 1821 में। अगर उनके लिरिकल प्लेस की बात करें तो उसमें आ जाता है प्रोमेथियस अनबाउंड, जो उन्होंने 1820 में लिखा था। और इसका सोर्स है अ प्ले फॉर एक्किलिस प्रोमेथियस बाउंड। एक्किलिस ने प्रोमेथियस बाउंड नाम का एक प्ले लिखा था, उसी से इंस्पायर होकर शैले ने प्रोमेथियस अनबाउंड लिखा। नेक्स्ट इज द सेंसी। द सेंसी प्ले उन्होंने डेडिकेट किया था ले हंट को। फिर उन्होंने हेलास लिखा और उसके बाद उन्होंने लिखा इडिपस टैरेनस। इसमें जो सीन्स लेड किए हैं, सीन्स जो शूट किए गए हैं, दे वर लेड एट द प्लेस थेब्स। थेब्स नाम की जगह पे ये पूरी स्टोरी जो है वो घूमती है। और इसका सब टाइटल है द 12 फुट द टैरेन। एट लास्ट वी विल स्टडी अबाउट हिज एपिटैफ, जो कि उनकी ग्रेव पे लिखा गया है। वो एपिटैफ जो है वो लिया गया है शेक्सपियर की द टेम्पेस्ट से, द टेम्पेस्ट के एरियल सॉन्ग से।
Nothing of him that doth fade, but doth suffer a sea change into something rich and strange. ये उनकी ग्रेव पे लिखे गए कुछ लाइन्स हैं. Now, if we so this was about Shelley. I hope you like